गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपन ने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये थर्ड और फोर्थ दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और बची थी, तो तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है अपने को, ठीक है। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और एक बेसिक में अपन समझ चुके थे ना कि जब भी सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाता है। कि मान लो बर्फ देखो पहले पानी लिया था, पानी में मैंने बोला था कि कुछ पार्टिकल ऐसे इधर उधर कहीं घूम रहे होंगे, ठीक है। इनको जमना मतलब क्या, ये एक ऑर्डर में आते हैं। ऑर्डर में आने का मतलब ऐसे है, ये समझाया था तुम लोगों को कि मान लो ये कुछ पानी के पार्टिकल रखे हैं, ठीक है, ये घूम रहे थे। अगर इनको फ्रीज होना है ना, तो फ्रीज होने के लिए कैसे होते हैं? थोड़ा ऑर्डर में जमते हैं, समझ गए? ऐसे तब जाके फ्रीज होते हैं। ये समझ में आया कि पहले डिसऑर्डर्ड होते हैं, पानी ऐसे हिलता डुलता रहता है ना इधर उधर, तो उससे समझ लेना कि डिसऑर्डर्ड होते हैं और फ्रीज होते हैं तो ऑर्डर में आ जाते हैं सब लाइन से एकदम, ठीक है। तो फ्रीजिंग ये वाला और ये लिक्विड स्टेट में। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या है, सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। सॉल्यूट मतलब कोई सॉलिड नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल यहाँ पे अपने इस कंडीशन में। तो मान लो ये कुछ पार्टिकल मैंने बीच में ऐड कर दिया है, ठीक है। ये पार्टिकल ऐड करने की वजह से इनके इस अरेंजमेंट में दिक्कत आएगी ना, ठीक है। मान लो ये बीच बीच में पार्टिकल दूसरे वाले घुस गए बहुत सारे, ये तो अभी इतना ऑर्डर में बना दिया था, बट ये मान लो ये, तो अब अगर मैं कोई ब्लू वाले बनाने हैं तो उनको बहुत दिक्कत आएगी ना, बीच बीच में ऐसा आड़े टेढ़े रह जाएंगे। तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट फिर इसको इन इतने सारे मॉलिक्यूल को रोकने के लिए, ये स्टेबल करने के, लिक्विड में सारे इधर उधर हिल रहे हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल को एक साथ स्टेबिलिटी के साथ रोकने के लिए ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इन शॉर्ट बोला जाए तो कभी भी सॉलिड पार्टिकल ऐड करने पे ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तब जाके वो बर्फ़ जमेगी, ठीक है। और प्योर पानी होगा तो कम ठंडे में ही बर्फ़ जम जाएगी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन ने देखा था, प्योर पानी है, पानी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 100 पे बॉईल होता है, 0 पे फ्रीज होता है, 0 पे बर्फ़ जम जाएगी, 100 पे वो बॉईल होने लग जाएगा। लेकिन अगर मैंने इस पानी में नमक मिला दिया तो वो 100 पे बॉईल नहीं होगा, अब वो 115 120 पे बॉईल होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ गया। और फ्रीज भी 0 पे नहीं होगा, फ्रीज का होगा -15 -20, समझ गए? तो रेंज बढ़ जाती है। तो जो गैप आता है ना 0 से -15 -20 का, इसको बोलते हैं डेल टी, मतलब डेल टी एफ फ्रीजिंग के लिए। और इधर जो 100 से 115 120 का गैप आया, ये डेल टी बी बॉइलिंग के लिए था। तो बॉइलिंग वाला जो गैप बढ़ा है, पहले बॉयल 100 पे हो रहा था, बाद में बॉयल 120 पे हो रहा है, तो ये गैप बढ़ा है ना बॉइलिंग का, तो बॉइलिंग का डेल टी बी और इधर फ्रीजिंग का गैप डेल टी एफ। ये समझ में आया? और यही चेंज है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? यह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यही है, कितना डिप्रेस हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में। 0 पे फ्रीज हो रहा था, कितना डिप्रेस हुआ, डिप्रेस मतलब माइनस में जाना ना, तो कितना और नेगेटिव गया है वो जो गैप है, तो वो गैप को ही क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है क्या? वो जो गैप बन रहा है ना, वही अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कॉलिगेटिव है, और एलिवेशन मतलब कितना बढ़ रहा है, 100 से 120 हुआ, तो एलिवेशन कितना हुआ? 20 का ना, तो ये 20 क्या है अपना, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जो डिप्रेशन और एलिवेशन है वही अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट देखो, कोई चीज़ जैसे अपन ने बॉइलिंग में पढ़ा था ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर होगा, तब जाके चीज़ें बॉईल होती है। तो चीज़ें फ्रीज भी कब होती है? जब लिक्विड, मतलब सॉलिड और लिक्विड, ये जो दो स्टेट है, देखो एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो लिक्विड और गैस का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए तो क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए तो क्या बोलते हो? फ्रीजिंग पॉइंट। ये आता है ना अपने 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस या वेपर, ठीक है। जब इन दोनों की बात करो और इन दोनों, यहाँ पे अगर वेपर प्रेशर सेम हो जाए ना, और यहाँ पे अगर वेपर प्रेशर सेम हो जाए, तो लिक्विड और गैस में जब वेपर प्रेशर सेम होता है, गैस मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है तो क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी लिख लेना, समझ गए? तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, स्टेटमेंट में क्या लिखी है।
और बाकी सारी चीज़ें तो वही है। क्लियर है? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द करस्पॉन्डिंग सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर होगा तो क्या है? फ्रीजिंग। लिक्विड और गैस का होगा तो बॉइलिंग। ये चीज़ लिख लेना, बेस्ट डेफिनेशन याद रहेगी इससे। क्लियर है? ठीक है। अब देखो टेम्परेचर एट विच, वही लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ आइस, एग्जाम्पल लिखा है वाटर के लिए। आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो भाई सॉलिड और लिक्विड का जब बराबर हो जाता है, ये सॉलिड है ना और ये क्या है? लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड का वेपर प्रेशर जब बराबर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। यही क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक है। अब ये वही बोल रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट और ज़्यादा कम हो जाता है। वही लिखा है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोवर्ड। सॉल्वेंट जो है पानी, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर अगर एक किसी भी चीज़ का कम हुआ तो गैप बढ़ जाएगा ना। कल लास्ट स्टेटमेंट वही लिख के समझाया था कि गैप अगर वेपर प्रेशर में बढ़ रहा है तो ये डिप्रेशन और एलिवेशन के गैप भी बढ़ेंगे। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल, ठीक है, इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोवर्ड, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा ना। इधर देखो, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ढंग से समझ लेना। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ लिक्विड का गैस से वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है तो बोलता हूँ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला है कि अगर इस लिक्विड में मैंने सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना। इसका वेपर प्रेशर कम हो गया और इसका तो उतना ही था, तो इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा ना। तो वो गैप बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, सॉल्यूट ऐड करने की वजह से लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो गया तो सॉलिड और लिक्विड के बीच का वेपर प्रेशर का गैप बढ़ गया ना। तो सॉलिड और लिक्विड के वेपर प्रेशर का गैप बढ़ गया तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट भी मतलब बढ़ जाएगा, या बोलो कि डिप्रेशन वाली साइड चले जाएगा ज़्यादा। ये समझ में आया? इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो वही ये स्टेटमेंट लिखा था इसने। क्लियर है? चलो अगला पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पढ़ के समझ में आया कुछ? कैसे लोग यार, इंग्लिश तो लिखी है। द डिफरेंस मतलब जो गैप आ रहा है, ठीक है, बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर ले लिया, वाटर का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट था मैंने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन किन किन में? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या प्योर सॉल्वेंट एंड इट सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट ऐड कर दिया उसके बाद कितना है? सॉल्यूट ऐड करने के बाद मैं बोल रहा हूँ -15 पहुंच गया, और जब सॉल्यूट ऐड नहीं किया था तो बोल रहा हूँ 0 है। तो इनके बीच का डिफरेंस, वो डिफरेंस ही तो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वही चीज़ लिखिए, इसको ये कर लो। एक स्टेटमेंट ये है और ये है इनका डिफरेंस, और डिफरेंस ही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चीज़ समझ में आई? आए? एग्जाम्पल लिया है यार, इससे बच्चे हो हम लोग गधे। -15 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्यूशन का है, इसका क्या बोल रहा हूँ मैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्योर का है। तो इनके बीच का जो गैप है वही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। क्लियर? चलो अगला। अब देखो अपनी कोई भी कॉलिगेटिव, देखो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना, यही तो अपनी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उसमें वो फिर फर्क नहीं पड़ेगा किसके पार्टिकल है। यूरिया के 5 पार्टिकल या ग्लूकोज के 5 पार्टिकल सेम ही डिप्रेशन करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट में। ये फर्क नहीं पड़ेगा कि यूरिया डालूंगा तो ज़्यादा कम जाएगा, यूरिया के 5 पार्टिकल ज़्यादा कम करेंगे और ग्लूकोज के 5 पार्टिकल कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है बस। ग्लूकोज के भी 5 पार्टिकल उतना ही डिप्रेशन करेंगे जितना यूरिया के करेंगे, लेकिन NaCl और यूरिया का बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि NaCl जब लिक्विड के अंदर जाएगा तो 2 में बढ़ जाता है। तो NaCl के अगर मैं 5 मोल डाल रहा हूँ तो पानी में जाने के बाद 10 में बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए ना, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उसका डिप्रेशन उतना ज़्यादा जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ मैंने 5 मोल यूरिया डाला है और 5 मोल NaCl डाला है, तो किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा जाएगा?
5 मोल NaCl का, क्योंकि वो अंदर जाके पार्टिकल का नंबर बढ़ा देता है। और अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर पे, कि पार्टिकल का नेचर क्या है या कौन सा पार्टिकल है। क्लियर है? तो वही लिखा है, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स उतना डिफरेंस बढ़ेगा जीरो और उसमें। ठीक है, फॉर दिस प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, दिस मतलब ये प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेल टी मतलब जो गैप है वो गैप कितना है, ओरिजिनल कितना था 0 और जो फाइनल था TF। तो फॉर्मूला नहीं रटना है, वो क्वेश्चन में देके रखेगा कि प्योर सॉल्वेंट इतने पे फ्रीज होता है और सॉल्यूशन इतने पे फ्रीज हो रहा है, तो डेल टी तो तुमको सीधा दिख जाएगा ना, उनके बीच का गैप। तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं कि इसमें से उसको उसमें से, सीधा गैप निकाल के रख देना बस। ठीक है, डेल टी इज इक्वल टू ये नॉट लग गया मतलब प्योर वाले का, तो प्योर सॉल्वेंट का था, और नॉट नहीं लगा है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना, ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का है। बेटा बातें नहीं करो, बातें मत करो। समझ में आया ये चीज सभी को? अब देखो ये जो लिख रखा है ये क्या लिखा है, बहुत शॉर्ट में मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को। मैंने बस समझने के लिए तुमको किया है कि एक लाइन खींच दी है। ठीक है, अब इस लाइन पे मैंने बोला है कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और 100 डिग्री पे बॉयल होता है। हो सकता है पानी की जगह अगर मैं कोई दूसरा सॉल्वेंट लेता तो वो 80 पे बॉयल हो रहा होता, और हो सकता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट में बोल रहा हूँ कि 10 डिग्री पे वो फ्रीज हो जाता हो। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैं 100 और 0 ही लूँ। वो तो पानी के लिए अगर कुछ नहीं दिया हो तो लेते हैं, वरना क्वेश्चन में जो गिवन होगा वही लेंगे। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि 88 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 88 है, फिर 88 से तुम गैप देखोगे। समझ गए? जैसे देखो क्वेश्चन अगर ये बोलता है कि कोई भी एक सॉल्यूशन है जो भी है या प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट बॉयल होता है 88 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉल्यूट ऐड करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 120, तो चेंज बताओ या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो तुम ये मत करना है कि 100 से 120 में 20 का गैप है, 88 से 120 का गैप देखूंगा ना। 88 पे ओरिजिनल बॉयल हो रहा था, सॉल्यूट ऐड करने के बाद वो 120 पे पहुंच गया, तो जो भी 88 से गैप है मतलब 32 है ना, तो 32 इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ना कि 20 है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो 100 से कब देखेंगे जब वाटर दिया होगा, लेकिन अगर वाटर नहीं दिया है, उसने बेंजीन ले लिया, टॉलिन ले लिया, तो सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग होते हैं ना, तो उसके हिसाब से फिर मेजर करूँगा। तो यहाँ मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्यूट ऐड करने के बाद ये 80 से कितने पे बॉयल हो रहा है, 110 पे मैंने ले लिया। ठीक है, और जब सॉल्यूट ऐड किया है तो फ्रीज कितने पे हो रहा है, पहले 10 पे हो रहा था नॉर्मल, ये बेंजीन का एग्जांपल समझ लो। ठीक है, बेंजीन के लिए फ्रीज कितने पे हो रहा है, अब मान लो मैंने बोला -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये जो है ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आता है ना? ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और ये दोनों ओरिजिनल वाले हैं ना, तो इनमें नॉट लगेगा, ये बॉइलिंग का नॉट, ये फ्रीजिंग का नॉट, तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग, और इनके बीच का गैप। और गैप कैसे निकालेंगे, ये ओरिजिनल था, ठीक है, उसमें से फिर ओरिजिनल क्या, ये सॉल्यूशन का था, ज़्यादा था, तो ज़्यादा में से कम माइनस किया तो गैप मिलेगा। और यहाँ पे ज़्यादा कौन है, -5 ज़्यादा होता है कि 10 ज़्यादा होता है, 10 ना। अगर यही मैं 0 रखता तो 0 ज़्यादा होता है ना -5 से, तो 0 -5 करूँगा ना, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा इधर भी, और इधर ज़्यादा कौन है, इधर वाला, तो 110 -80, तो वो भी आंसर प्लस में आएगा। तो जो भी चेंज आएगा ना वो प्लस में आता है, तो वहाँ फिर सिंबल से कंफ्यूज मत होना। समझ गए कि सिंबल से कंफ्यूज हो रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम प्लस में आएगा। बस अनटिल अनलेस वो ये ना करे कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका नॉर्मल है -10 और बोल रहा है -10 से पहुँच गया -20, तो फिर तुमको ये करना पड़ेगा कि -10 -20, तो -10 + 20, फिर वो 20 - 10, यहाँ भी प्लस ही आ रहा है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे तो, अरे ये बोल रहा हूँ मैं
कि -10 उसने ओरिजिनल दिया था कि ओरिजिनल इतने पे फ्रीज हो रहा है, सॉल्यूट ऐड करने के बाद बोल रहा हूँ -20, तो इसका जो चेंज आएगा फ्रीजिंग का वो क्या होता है, -10 -20, तो ये प्लस हो जाएगा ना, -10 + 20, और ये 20 - 10 रहेगा, तो ये भी क्या आ रहा है 10। ठीक है, कौन सी -10 -20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 - 10 10 ही रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चेंज हो, चेंज की सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देना, वैल्यू पे ध्यान मत देना कि माइनस है तो फिर क्या लिखूँ, प्लस है तो क्या लिखूँ, बस जो भी गैप है ना, 10 और 5 का गैप कितना होता है 5, तो डेल टी एफ कितना होगा 5, यहाँ पे डेल टी बी कितना होगा, इनके बीच का गैप, उसमें फिर प्लस माइनस में कुछ कन्फ्यूजन मत रखना। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 0 था है, ठीक है, 0 से -20 गया है, तो 0 माइनस -20, ओरिजिनल वाला माइनस सॉल्यूशन का, तो ओरिजिनल क्या है 0 माइनस सॉल्यूशन का क्या है -20 है ना, अरे करके देख लो सब में, माइनस माइनस ये 20, बढ़ेगा कभी नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी फ्रीजिंग दिया होगा उससे इधर ही जाएगा फ्रीजिंग, कभी भी इधर थोड़ी जाएगा, फ्रीजिंग कभी भी बढ़ेगा ही नहीं ना, प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उस वैल्यू से कितना भी इधर ले लोगे ना, ये देखो मैंने दोनों को माइनस लेके देख लिया था तो भी प्लस आ रहा है, एक को 0 एक को माइनस लेके देखा तो भी प्लस आ रहा है, ये दो वैरायटियां हो सकती है, और दोनों को प्लस, मैं बोल रहा हूँ एक 10 है एक पहुंच गया 5, तो भी प्लस ही आएगा। देखो दोनों को अगर प्लस लूँगा ना तो भी प्लस ही आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहले वो 10 पे फ्रीज होता था, बेटा इधर देख लो, पहले 10 पे फ्रीज होता था, सॉल्यूट ऐड करने के बाद बोल रहा हूँ अब वो 2 डिग्री पे फ्रीज होने लगा, तो इसमें भी क्या आएगा, ओरिजिनल माइनस -2, सॉरी -2 नहीं, ओरिजिनल माइनस ये वाला 2, तो 10 - 2 ये भी 8, तो ये भी प्लस में आएगा, चाहे दोनों को प्लस ले लूँ, एक को 0 और एक को माइनस लूँ तो भी, और दोनों को माइनस लूँ तो भी प्लस, तो तुम्हारा जो चेंज आएगा ना उसमें फिर ये कन्फ्यूजन मत रखना कि माइनस है तो क्या करूँ, प्लस है तो क्या करूँ, क्लियर है, चेंज हमेशा प्लस में करके लिख देना, बस कितने का भी चेंज हो, वो तुमको क्वेश्चन में सारी वैल्यूज दे के रखेगा कि ओरिजिनल सॉल्वेंट इतने पे फ्रीज होता है और सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन इतने पे हो गया, तो गैप बता दो बस, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें लिखी ना, अब इधर देखो 0 डिग्री पे ये पानी के लिए लिखा है, ठीक है, ये बेंजीन के लिए मैंने मन से कुछ भी लेके लिख दिया ताकि तुम ये कन्फ्यूजन ना रखोगे हमेशा 0-100 होगा, ठीक है, क्योंकि जो चेंज अपन ने कल पढ़ा था फ्रीज बॉइलिंग के लिए, जो चेंज पढ़ा था डेल्टी नहीं, टी फाइनल जो सॉल्यूशन का था, एक ये पढ़ा था ना, टी बॉइलिंग इज इक्वल टू 100 प्लस चेंज इन टीबी, तो वहाँ 100 क्यों लिखा था, क्योंकि 100 पे वो बॉयल होता है। अगर यही चीज़ मेरे को इसके लिए लिखनी होती ना तो मैं क्या लिखता, 80 प्लस टीबी, इसके लिए लिखनी होती, तो समझ गए, तो जो भी है उसमें चेंज को ऐड कर दोगे तो फाइनल सॉल्यूशन का मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूले से कंफ्यूज मत हो, तुमको तो बस पता है ना, अगर 70 पे बॉयल हो रहा था, मैंने बोला है सॉल्यूशन हो रहा है या फिर चेंज आया है 20 का सॉल्यूट ऐड करने के बाद, तो फाइनल सॉल्यूशन कितने पे बॉयल होगा, प्लस कर दो बस 70 में 20 90 पे, तो उसको फार्मूले से देखने जाओगे तो फिर प्लस माइनस 100 रखना है, क्या रखना है, चेंज को सीधा ऐड करो ना, क्लियर है, ठीक है, इससे ज़्यादा ये चीज़ें और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता मैं, ठीक है, सभी इधर बेटा बातें मत करो, 0 पे बॉयल 100 पे बॉयल, सॉल्यूट ऐड करने के बाद ये 100 से कहाँ पहुँच गया 115, मैंने मन से कुछ वैल्यू ले लिए, सॉल्यूट ऐड करने के बाद ये 0 से कहाँ पहुँच गया -15, मन से वैल्यू दी है, तो 100 और 0 तो ओरिजिनल थे ना, तो नॉट का बॉइलिंग नॉट का फ्रीजिंग, और ये फाइनल वाले थे सॉल्यूशन के लिए, तो उसमें नॉट हटा देते हैं, फ्रीजिंग नॉट हटा के बॉइलिंग, और इनका जो गैप है वो डेल टी भी होता है, इसका गैप डेल टी एफ होता है फ्रीजिंग के लिए, ठीक है, गैप कितना होगा, जो ओरिजिनल 100 था, ओरिजिनल के फाइनल वाला जो था, जो ज़्यादा वाली वैल्यू है, माइनस ओरिजिनल,
और इधर क्या किया है मैंने, 0 को पहले रखा है, नॉट वाला, माइनस ये -15। समझ में आए? तो अगर सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ रहा है तो फॉर्मूला याद ही करना है कि फाइनल वाला सॉल्यूशन का माइनस सॉल्वेंट का, यहाँ पे क्या, सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का, ये फर्क है। लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में तो सिर्फ चेंज ही लिखना है ना, वहाँ फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा चेंज को लिख दो। क्लियर है? इतना है समझ में क्या था? ठीक है, ये सेम बेंजीन के लिए लिख दिया एक मैंने, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। जब सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जो भी हो, जो भी दिया हो उससे हमेशा ज़्यादा ही आएगा। एक सॉल्यूट का पार्टिकल भी गया है तो उससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होगा सॉल्यूट ऐड करने पे। मान लो ओरिजिनल 0 था तो उससे कहाँ आया, -15। ये एरो इधर बनाया ना, इसका ध्यान रखना है, एरो का ध्यान रखना है, ठीक है, कि 0 अगर ओरिजिनल था तो किधर आया है, -15 पे, तो डिप्रेस हुआ है फ्रीजिंग और बॉइलिंग बढ़ा है। तुम लोगों ने एरो का ध्यान रखना है ना। क्लियर, सही कर लो उसको और गोला मार्क कर देना बाद में। समझ गए? और इसका एक एग्जांपल तुम लोगों को देख के बताया था मैंने, अंडे बॉईल वाला, कि पानी में अगर जो भी अंडे वाले होते हैं अंडे बॉईल करते हैं तो हमेशा पानी में नमक डाल के रखते हैं। पानी में नमक डाला तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो वेपर नहीं बनेगी पानी की, पानी बहुत ज़्यादा गर्म होते जाएगा। अब पानी ज़्यादा गर्म होगा तो अंडा अच्छा पकता है। समझ गए? तो इसीलिए जो भी अंडे बॉईल करते हैं ये लोग थोड़ा नमक डाल के करते हैं। ये जो लोग भी घर पे करते हैं वो भी यही करते हैं कि नमक डाल देते हैं तो उससे पानी ज़्यादा गर्म होगा। पहले 100 पे बॉईल होता था तो अब नमक डालने पे वो 120 पे बॉईल होगा, तो 120 तक की सारी हीट पानी के अंदर रहेगी तो अंडा ज़्यादा बॉईल होगा। क्लियर है? हाँ, मतलब जिसमें भी मैंने तो अंडे वाले देखे और किया भी है, इसीलिए पता है। हाँ, ये समझ में आया सभी को? अब देखो, जैसे एलिवेशन, बेटा बातें नहीं करो, बातें करना है तो बाहर चले जाओ। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलेलिटी पे डिपेंड कर रहा था, क्योंकि अपन ने क्या बोला है, ओरिजिनल सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला, ठीक है, तो सॉल्वेंट में जब भी सॉल्यूट डालते तो मोलेलिटी यूज करते हैं, क्योंकि मोलेरिटी में तो सॉल्यूशन होता है ना नीचे, और फिर उसमें नंबर ऑफ मोल देखते हैं। तो सॉल्यूशन में देखेंगे तो वो मोलेरिटी हो जाता है, और सॉल्वेंट में देखते हैं तो मोलेलिटी। तो अपन दोनों सॉल्वेंट से कंपेयर कर रहे हैं ना चीज़ें, कि ओरिजिनल सॉल्वेंट था उसमें फिर कुछ चीज़ डाली सॉल्यूट तो इतना हो गया। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा मोलेलिटी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, और मोलेलिटी के लिए बताया था मोलर लिखता है, और मोलेरिटी के लिए मोलर लिखता है। समझते हो ना? तो मोलर लिखा है मोलेलिटी के लिए। क्लियर है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है कांस्टेंट आता है KF, फ्रीजिंग है तो KF आएगा। KF को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपी नाम देते हैं तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ गए चीज? 3 नाम है KF के, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है? KF की डेफिनेशन कैसे दूंगा, मोलेलिटी अगर 1 कर दी, मतलब 1 किलोग्राम में 1 मोल सॉल्यूट को ऐड किया है तो KF इजिकल टू डेल TF हो जाएगा। तो ये अगर जो 12th में अपन डेफिनेशन लिखते हो ये होती है कि व्हेन 1 मोलर इज प्रेजेंट, ये वो, तो KF इजिकल टू डेल TF। क्लियर है? ये इतना समझ में आया? यहाँ पे क्या रखना है तुमको, सिर्फ चेंज रखना है, चेंज इजिकल टू KF इंटू M कर दोगे, सीधा सीधा आंसर आएंगे। क्लियर है? चलो, अब ये फाइनल वाला जो होता है वो होता कितना है, 0 में से माइनस करता हूँ ना चेंज, 0 में से जो भी चेंज आएगा माइनस करूँगा तो फाइनल वाला पॉइंट मिल जाएगा ना मेरे को। तो फाइनल क्या होता है, 0 माइनस ये, और 0 क्यों लिया है, क्योंकि वाटर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो बेंजीन होता है और बेंजीन 5 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, तो 5 माइनस में फिर डेल TF करता बेंजीन के लिए। समझ गए? तो जो भी फ्रीजिंग पॉइंट उसने ओरिजिनल दिया है उसमें से माइनस करते हैं चेंज, ज़रूरी नहीं हमेशा 0 में इसमें से करें और इसमें हमेशा 100 में ऐड करें, वो वाटर के लिए लिया है। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये चीज़ किसके लिए लिखी है, फॉर वाटर ओनली, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए 0 लिखा है। क्लियर है? सो मत बेटा, जो सो रहे हो पानी पी लो, ठीक है? चलो, यहाँ से सारे लोग दिखते हो ना, ठीक है? चलो, इतना समझ में आया सभी को?
ठीक है, अब इधर देखो अपने दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो इस फॉर्मूले से आता है, बेटा सुन लो, अगर थ्योरी का क्वेश्चन आया तो मैंने समझाने वाला सारा काम कर दिया। फॉर्मूले से आता है तो सबसे मेन तो ये फॉर्मूला है, इससे ही आता है क्वेश्चन, इसके अलावा चांस नहीं होते हैं। बहुत रेयर होता है कि वो KF अलग से पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ KF। देखो KF अपन ने वैसे वाटर के लिए पढ़ा था, कितना होता है, आधा, सॉरी KB बॉइलिंग के लिए, बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट जो होता है वो आधा होता है। आधा मतलब क्या, 0.5, तो वाटर के लिए कितना होता है 0.5। लेकिन फ्रीजिंग की बात करूँगा तो फ्रीजिंग को या तो 1.5 ले लेना है, 2, 1.5-2 के आसपास, 1.8 लिखा है उसने, बट याद रखने के लिए 1.5 या 2 रखना, ठीक है। तो KF की वैल्यू क्या होती है, कहाँ लिखा है, 1.8 होती है वाटर के लिए, लेकिन वो वाटर के लिए भी हमेशा दे के रखेगा क्वेश्चन में, याद नहीं करना है वैसे तो, बट फिर भी कभी नहीं देता है तो पता होना चाहिए। वाटर के लिए KB क्या होता है, आधा, और KF क्या होता है, 2 या फिर 1.5, ठीक है। वो मैं तो कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, समझ गए जी, ठीक है। अगर KF अलग से पूछता है, देखो KF पता करने के लिए क्या आना चाहिए मेरे को, चेंज और मोलेलिटी। अगर नहीं दिया है मोलेलिटी और चेंज तो वो ऐसे नाम देगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर हीट ऑफ, ये क्या, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, कि अगर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू दे रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू दे रहा है, तो समझ जाना कि ये फार्मूला रख के ही फॉलो हो पाएगा, KF डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, क्लियर है। तो अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ KF पूछता है और ऐसे कुछ नाम दे रखे होते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर जो भी गिवन है, उस दिस इज दिस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दिस, तो कौन से फार्मूले लगते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछेगा तो ये लगेगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखा होगा तो ये लगेगा। तो KF कितना होता है, R ओरिजिनल का स्क्वायर, ओरिजिनल जो फ्रीजिंग है उसका स्क्वायर, R इंटू ओरिजिनल, नॉट लगा दिया ना, तो R इंटू ओरिजिनल फ्रीजिंग का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1000 LF, क्लियर है। R इंटू ओरिजिनल का स्क्वायर, और M क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। वो लास्ट बॉइलिंग वाले में भी मोलर मास ही था, वहाँ शायद नोट नहीं किया था बस अपन लोगों ने, तो वहाँ लिख लेना, वहाँ भी M क्या है, इसको मोलरिटी से कंफ्यूज मत करना, फिर ये क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, अपॉन 1000 डेल HF, क्लियर है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देगा तो ये वाला फॉर्मूला रखोगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देगा तो ये, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है 1 मोल सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और फ्यूजन वाले का मतलब होता है 1 ग्राम सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। When 1 ग्राम सॉलिड इज कन्वर्टेड टू द जो भी क्या है लिक्विड फेज, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 मोल होगा तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्लियर है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना अपन, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये आती है, डेल TF, डेल T, डेल T, डेल T, डेल H आते हैं बहुत सारे। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ ये वो फॉर्मेशन पढ़े ना, तो वहाँ जितनी भी एंथैल्पीज आएगी ना, मोस्ट ऑफ द 1 मोल के लिए डिफाइन की जाती है कि इसका 1 मोल ही यूज होगा। तो एंथैल्पी वाले में क्या हो रहा है, 1 मोल, और लेटेंट वाले में 1 ग्राम, क्लियर है, ठीक है। ये फ्यूजन लेटेंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मोलर मास। तो ये क्या होता है, डेल H बाय M, तो वही रखा है बस इसने कि M ऊपर कहाँ से आ गया, इसको रख दिया है। ये डेल H बाय M किया है तो LF आ गया, तो LF की जगह क्या रखा है इसने, डेल H बाय M, तो वो ये आ गया, समझ गए, इससे आया है ये, क्लियर। इसको इधर ले गया नीचे, तो L क्या होगा, डेल H बाय M, तो L की जगह उसने क्या कर दिया, डेल H बाय M था तो बाय M को ऊपर कर दिया, बाकी सब सेम है, क्लियर है, ठीक है। डिफाइन KF व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1, वो M हो जाएगा तो ये 2 बराबर रह जाएगा, तो ये है बस डेफिनेशन, और कुछ नहीं, ठीक है। 1 मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी 1, तो KF इज इक्वल टू डेल TF। ये समझ में आया, आ रहा है लास्ट बेंच, जय आ रहा है समझ में, कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। परसों आए थे तुम, नहीं ना, हाँ बोल, हाँ M बराबर 1 लिखा है, मोलैलिटी 1, KF की डेफिनेशन अगर मेरे को देनी है तो मोलैलिटी 1 कर दूंगा तो KF क्या हो जाएगा, डेल TF के बराबर, ये होता है बस, और कुछ नहीं है। तो वही लिखा है कि 1 मोल, मोलैलिटी का फार्मूला होता है ना,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम ले लिया तो नीचे 1 आ गया, ऊपर 1 मोल ले लिया तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो मोलिलिटी क्या हो गई 1। तो मोलिलिटी 1 रख दूंगा तो डेल्टी एफ किसके बराबर आ जाएगा, के एफ। तो के एफ की डेफिनेशन वो किससे दे रहा है, जो भी चेंज आया है वही के एफ है, लेकिन कब, जब 1 मोलर है। 1 मोलर कोई चीज़ आएगी अगर पानी में तो जो भी चेंज आएगा वही के एफ की वैल्यू है। समझ गया? बाकी लोग समझ गए चीज़? पानी के अंदर अगर मैं 1 मोलर सॉल्यूट डालता हूँ तो जो भी चेंज आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वही डिप्रेशन के एफ की वैल्यू है। वो लिखा है डेफिनेशन या थ्योरेटिकल के फॉर्म में। क्लियर है? वाटर के लिए के एफ इज इक्वल टू 1.86। वहाँ खड़े होकर इधर देख लो, ठीक है। यूनिट ऑफ के एफ केल्विन किलोग्राम पर मोल, ऊपर केल्विन नीचे मोलर आ जाएगा तो मोलरिटी की फिर शिफ्ट कर दी। के एफ ये है डेल्टी एफ बाय एम। तो डेल्टी तो टेम्परेचर की केल्विन होती है, केल्विन अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऊपर चले जाएगा, तो वही लिखा है उसने कि वेट ऊपर चले गया, मोल नीचे रह गया और केल्विन ऊपर ही था। समझ गए चीज? ठीक है, ये सब लिखा है। अब ये ग्राफ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, सुन लो, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जांपल्स लिखने हैं क्योंकि कुछ अलग से आते हैं। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर है, फिर क्वेश्चन है। चलो इधर देख लो बेटा, सारे रहने दो। इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे बेंचेस। चलो देखो, कोई भी ग्राफ को जब भी, यहाँ की बात नहीं है, कभी भी कोई भी ग्राफ देखते हैं, कोई एक एक्सिस पकड़ा करो, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, दोनों को साथ में, पहले एक्स एक्सिस देखो फिर वाई एक्सिस देखो, फिर दोनों को साथ में देखा करो, ठीक है। पहले मैं एक्स एक्सिस मेजर करूं, एक्स एक्सिस पे दिया गया मैंने टेम्परेचर, तो जो भी पॉइंट्स हैं उनको मैंने टेम्परेचर पे रखा है, ठीक है। तो ये क्या बनाया मैंने, सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है। वहाँ से 2 मार्किंग नीचे की है, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, मैं मान लेता हूँ वैसा, कोई भी चीज़ 0 से शुरू हो रही है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा ना ओरिजिनल वाले का, और इसका कम होगा। और ओरिजिनल वाला किससे आ रही है डंडी, किससे आनी चाहिए बताओ, ओरिजिनल वाली डंडी किससे आनी चाहिए, प्योर सॉल्वेंट से आनी चाहिए ना, आ रही है। ओरिजिनल वाला ये था, प्योर सॉल्वेंट से आ भी रहा है, और उसका ज़्यादा है भी टेम्परेचर, ठीक है, जो भी फ्रीजिंग का टेम्परेचर, ठीक है। अब जब मैंने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा ना, कम मतलब 0 की साइड ही आएगा, तो इधर आएगा कहीं, और यहाँ पे जो मार्किंग मिल रहा होगा वो किसका डंडा होगा, सॉल्यूशन का ही होगा ना, सॉल्यूट ऐड करने के बाद। तो ये वाला किसका है, सॉल्यूशन का, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था तब। ये चीज़ समझ में आई एक्स एक्सिस से? अब ये जो 2 मार्किंग्स जहाँ पे कट रही है जिस डंडे से, वो पॉइंट वो है जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है, कि ये जो पॉइंट है ना, ये और एक ये, जब मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट पहले लिक्विड में था, फिर बाद में सॉलिड में जम जाएगा एक टाइम के बाद आने के बाद। तो पहले लिक्विड में था, फिर बाद में जम गया इस पॉइंट पे आने के बाद, ये नीचे एकदम से। क्लियर है? बाद में जब मैंने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन पहले लिक्विड में था, वो बहुत देर से आके फिर जमा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी लिक्विड और सॉलिड का कन्वर्जन है, लेकिन लेट हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे कट हुआ है, और ये जल्दी फ्रीज हो गया है तो यहाँ पे कट हुआ है। और वो कैसे पता लगा अपने को, टेम्परेचर से पता लगा, और इनके बीच का गैप डेल्टी एफ होगा, ये समझना। और इधर क्या, वेपर प्रेशर है ना। अब देखो वेपर प्रेशर को भी मार्क करके देख ले, इसका होगा तो ये, इसका होगा तो ये, यहाँ पे 0 वेपर प्रेशर होता है नीचे, यहाँ पे ज़्यादा होगा कि यहाँ ऊपर वाले पे, क्योंकि ऊपर ज़्यादा बढ़ती है ना वैल्यू, ऊपर वाले का वेपर प्रेशर ज़्यादा ही होगा। तो ऊपर वाली डंडी है किसकी, प्योर सॉल्वेंट की है ना, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, पता है मुझे। और नीचे वाली डंडी किसकी है, सॉल्यूशन की,
सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट ऐड कर रखा था तभी बना था। सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर कम ही होता है, तो देखो कम ही दिख रहा है। ये जो समझ में आती है, तो पहले एक्स एक्सिस मेजर कर लो, फिर वाई एक्सिस देख लो, क्योंकि वो पता है क्या देगा तुम लोगों को। क्वेश्चन कैसे आते हैं ग्राफ से, यहाँ ए लिखेगा, यहाँ बी लिखेगा, पूछेगा फाइंड या व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। ठीक है, तो पता करना रहता है कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो कैसे पता करते हो, डंडे खींच लो राइट लेफ्ट में, देख लो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है किसका कम है। मुझे पता है टेम्परेचर ज़्यादा प्योर सॉल्वेंट का होता है, ठीक है, और कम किस में हो रहा होगा, जब उसमें सॉल्यूट ऐड किया होगा तो कम हो रहा है। तो फिर इससे मेजर करते हो, फिर वेपर प्रेशर पे भी देख सकते हैं। पहले टेम्परेचर पे देख लो, वही सेम चीज़ आनी चाहिए वेपर प्रेशर पे, अलग अलग आ रही तो कुछ गड़बड़ किया होगा भाई। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से भी जब मैंने देखा तो मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सही मार्क किया था, यहाँ से देखा तब भी मैंने सही मार्क किया था, तो दोनों जगह से सही है, मतलब सही है ग्राफ। क्लियर है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा है ना, और ये लिक्विड लिखा था। चेंज कितना आएगा, ओरिजिनल जो था माइनस ये, क्योंकि ये बताया था ना ओरिजिनल ये माइनस ये। यहाँ पे चेंज कैसे लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं फिर इसको, ठीक है। या फिर पता है चेंज के लिए तुम लोग एक ऐसा याद कर लो कि जब भी चेंज आएगा ना, तुम इधर आ रहे हो, एरो तुम्हारा ये आ रहा है, अगर फॉर्मूला याद देता है तो चेंज के लिए तुम्हारी जो लाइन है वो किधर आती है, इधर। बॉइलिंग का चेंज पूछो तो ये माइनस ये, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, और इधर आते जाऊँगा फ्रीजिंग का चेंज पूछो तो ये माइनस ये। तो चेंज के लिए इधर से इधर आते जाना। बॉइलिंग का पूछे तो ये माइनस ये, फ्रीजिंग का पूछे तो ये माइनस ये। क्लियर है, तो उसमें फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि किसमें नॉट पहले आ रहा है बाद में आ रहा है। इधर से आते जाओगे, मुझे पता है यहाँ नॉट नहीं आता है, यहाँ नॉट आता है, फिर इसमें पहले नॉट आ जाता है, इसमें बाद में आता है, तो इधर से इधर ही आ रहा हूँ। क्लियर है, तो यहाँ ये लिखा है टी बी माइनस टी बी नॉट, और यहाँ क्या लिखना चाहिए, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्लियर है ये चीज़, तो इसको ऐसे याद रखना, चेंज हमेशा इधर से इधर, डेल टी वाले दोनों। क्लियर है सभी को, पक्का। चलो, यहाँ पे ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट एंड होता है। अब इसका थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट जो अपन ने कल देखा था, डेल जी वाला, क्योंकि डेल जी हमेशा जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन पे आके, तो सेम चीज़ यहाँ भी लिखनी है। और इसके एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल पूछा आइसक्रीम बनाने में ग्लिसरॉल ऐसे कुछ एक दो है, तो वो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं क्योंकि वो आते हैं ऐसे कैसे। ठीक है, तो मैं इधर वाला पोर्शन कुछ रब करके और इसके आगे का पोर्शन लिख रहा हूँ बेटा ना। मैंने बोला था या तो 1.5 या 2, ऐसा राउंड फिगर में याद कर लो, क्योंकि 1.8 भूल जाओगे, 1.86 एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा, तो 1.8 2 के बराबर ही है और 1.5 के बराबर ही आसपास अप्रॉक्स राउंड फिगर में लूँ तो, इसीलिए बोला 1.5 से 2 के बीच में, ऐसा याद कर लो। और बॉइलिंग के लिए आधा, आधा मतलब 0.5, तो वो तो एग्जैक्ट थी 0.5, 0.52 था वो, तो 0.5। हाँ, इसको वो डिपेंड करेगा ना कि क्वेश्चन में ऑप्शन कितने पास पास में है, दूर दूर है। ऑप्शन दूर होंगे तो 2 कर लो, ऑप्शन बहुत पास में तो फिर 1.86 ही रखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो केएफ की वैल्यू दे के रखता है। ठीक है, चलो आगे का वाला पोर्शन लिख रहा हूँ बेटा, फोटो क्लिक करो इसका। समझ में आया सभी को? सबसे ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वाले से, याद रखना। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, देखो अपन ने पढ़ लिया है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के ऑलमोस्ट चीज़ें पढ़ लिए, कुछ एक दो पॉइंट्स छूट रहे हैं वो और पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स में क्या है, कुछ ये वाले जो पोर्शन इधर लिखा है, यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मतलब वो वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि गलत करते हैं अपन बहुत बार। ठीक है, और एग्जाम्पल पूछता है कि एग्जाम्पल किसका है, क्या है, किस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अच्छा, डेल्टी जो एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया जाता है, कौन से मेथड से फाइंड करते हैं, बैकमैन्स मेथड। याद रहे तो ठीक है, वरना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस वो क्रायोस्कोपी और यूबिलोस्कोपी वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो याद रखना ही है। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट इसका। थर्मोडायनेमिक में इक्वेशन आती है del G इक्वल टू del H माइनस टी del F। अभी सिर्फ याद कर लो, कहाँ से कैसे बाद में देखी जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे del G 0 होता है। तो जब भी अपने ये वाली फेजेस आ रही ना, वेपर फेज और मतलब वेपर फेज बराबर हो रही सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस की, तो इक्विलिब्रियम ही तो है। तो इक्विलिब्रियम पे हमेशा क्या होगा, del G 0। ठीक है, तो अपना यहाँ पे इक्विलिब्रियम किस चीज़ का मिल रहा है, सॉलिड और लिक्विड का। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड जब वेपर प्रेशर सेम हो जाता है तभी तो फ्रीजिंग पॉइंट आता है।
तो उस फ्रीजिंग पॉइंट वाले पॉइंट पे डेल जी जीरो होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल जी जीरो, तो ये जीरो रखा, इसको इधर लाऊंगा और टी इधर ही रहने दिया, तो डेल एच माइनस डेल एच के अपन में डेल एफ हो जाएगा। तो कभी पूछता है कि थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है क्या, तो इतना पता होना चाहिए कि डेल जी जीरो होता है, बाकी तो तुम ये निकाल सकते हो, ज़्यादा कुछ काम आएगा नहीं यहाँ पे। डेल जी जीरो होता है ना इक्विलिब्रियम पे वो, और बाकी तो सब रख सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चांसेस कम है, यहाँ पे नहीं आता है सब पोर्शन, ये सब पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स का, बट कभी पूछता है तो पता होना चाहिए बस इतना, ठीक है। चलो उसके अलावा फिर एग्जाम्पल्स पूछता है, देखो आइसक्रीम क्यों खाते हैं गर्मी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है आइसक्रीम, इसीलिए, ताकि बॉडी को ठीक है ठंडक मिले, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आइसक्रीम में बोल रहा हूँ कि अगर ज़्यादा ठंडी मेरे को बनानी है तो आइसक्रीम के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा डालने पड़ेंगे ना जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल उतना ज़्यादा नेगेटिव में उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जितना नेगेटिव फ्रीजिंग पॉइंट उतनी ज़्यादा ठंडी होगी ना आइसक्रीम। तो इसीलिए आइसक्रीम में सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से मतलब ज़्यादा ठंडी रहे, समझ गए ये चीज़। तो आइसक्रीम को ज़्यादा ठंडी करने के लिए सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया जाता है, ये उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। या फिर लैब्स में माइनस में जो टेम्परेचर क्रिएट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, उसमें ज़्यादा हेल्प करता है। तो आइसक्रीम में थोड़ा बहुत नमक डाल दिया, मिक्सचर ऑफ आइस एंड NaCl, अच्छा सॉरी ये आइस में NaCl डाल दिया तो आइस ज़्यादा ठंडी रहेगी और ज़्यादा देर तक आइस बनी रहेगी, ये ज़्यादा ठंडी आइस रहेगी, ठीक है। आइस में अगर नमक डाला, अरे यार पानी में नमक डाल के अगर जमा हुआ तो ज़्यादा ठंडी रहेगी वो, भले उसको टाइम लग रहा है जमने में बट ज़्यादा देर तक ठंडी रहेगी, ठीक है। यूज्ड इन मेकिंग ऑफ आइसक्रीम, वहाँ पे यूज़ होगा। टू क्रिएट लो टेम्परेचर इन लैब में वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए, सॉल्यूट डालने पे टेम्परेचर लो हो जाता है ना सॉल्वेंट का, भैया। इथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, ये दो अगर एग्जांपल आते हैं तो इसी में यूज़ होते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, तो वर्ड्स याद रखना, ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल, ठीक है। अब देखो जब क्वेश्चन करोगे ना तो बेटा आवाज़ नहीं करो वरना बाहर चले जाओ। जब क्वेश्चन करोगे तो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के जो क्वेश्चन है वो साथ में आते हैं बहुत बार, कि फ्रीजिंग का चेंज दे देता है और बॉइलिंग का चेंज पूछेगा, या बॉइलिंग का चेंज दे दिया फ्रीजिंग का पूछेगा, केव दे दिया के भी पूछेगा, तो ऐसे करके बॉइलिंग फ्रीजिंग साथ साथ में देता है। तो अपन ने दो ही फॉर्मूले पढ़े ना, एक इंपॉर्टेंट, डेल टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, डेल टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम। तो इन दोनों को जब मैं अपॉन में रख दूंगा तो मोलेलिटी तो सेम है, कट जाएगी, तो फाइनली क्या बचेगा, इन दोनों का आपस में रिलेशन, इसका चेंज अपन इसका चेंज इक्वल टू इसका जो कांस्टेंट फैक्टर अपन इसका कांस्टेंट फैक्टर। समझ में आ गया? क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे इसको, जब फ्रीजिंग और बॉइलिंग दोनों साथ में देगा तो साथ में फॉर्मूले रख देंगे, ठीक है। चलो उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन लेगा, अच्छा एक पॉइंट पढ़ लो, ग्लूकोज शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पता होना चाहिए। ग्लूकोज और शुगर मतलब सुक्रोज, बताया था ना, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज तीनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, टूटते नहीं हैं, जितने पार्टिकल उतने पार्टिकल रहेंगे, ठीक है। तो अभी जो अपन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जहाँ ये पार्टिकल टूटने लगे या एसोसिएट जुड़ने लगे उनको बोल देते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो अगला टॉपिक है तब आएगा, ठीक है। पहले कॉलिगेटिव खत्म करते हैं। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्या होती है फ्रीज की, क्योंकि उनका टेम्परेचर इतना नहीं रखते हैं कि फ्रीज हो, रख के देखना फ्रीजर में फ्रीज हो जाएगी, या तो फिर उसके अंदर हाई प्रेशर में गैस डिसॉल्व है, इसीलिए गैस को फ्रीज कैसे करेगा ये ना, इसीलिए ये, लेकिन वो हो जाती है, फ्रीज हो जाएगी और अंदर बबल दिखेंगे, छोटे छोटे बबल अलग से दिखेंगे और फ्रीज हो जाती है। हाँ मतलब फ्रीजर में रख के देखना, इन फ्रिज में नहीं, फ्रीजर वाले में हो जाती है, वैसे तो फ्रीज होती है, बस वो बबल अलग से गोले गोले दिखते हैं, जो CO2 के रहते हैं ना वो भी जम जाते हैं ऐसा, ठीक है। इधर बाकी इधर बेटा देखो क्वेश्चन आएगा फिर कंफ्यूज होते रहोगे। सबसे जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ वो सुनो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग चीज़ें हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग चीज़ें हैं। समझ गए क्या बोला मैंने? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग चीज़ें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग चीज़ें हैं।
तो ये सेम मत समझना कि अरे इंग्लिश थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दी तो क्या फ़र्क पड़ा, पूरे चेंज हो जाएंगे सब, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट साथ साथ में चेंज होते हैं, मतलब बढ़ते घटते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन से अगर कंपेयर करूँ तो। लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ में नहीं चलते, एक बढ़ता है तो एक घटता है, ठीक है। कैसे, अब वो मैं समझा देता हूँ। क्योंकि वो जब स्टेटमेंट के फॉर्म में देगा ना क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसते हैं इन क्वेश्चन में, ठीक है। देखो, अगर वो स्टेटमेंट ये आता है कि ऑल द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, सॉल्यूट के पार्टिकल, सिंपल भाषा में बोलूँ तो जितने ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल उतनी ज़्यादा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कोई सी भी हो, और 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पता है अपने को, तो चारों किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब ही होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ऑल द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ तो सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ तो डिप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब वेपर प्रेशर और कम होते जाएगा। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा करूँगा तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ते जाएगा ना, 100 से 120, 130, 150 बढ़ेगा। बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा माइनस में होते जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर अभी पढ़ेंगे, वो भी बढ़ता है, वो भी पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है बढ़ाने पे कॉन्सेंट्रेशन को। अब 2 चीज़ और बोल रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। पहली चीज़ तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग क्वालिटेटिव है, याद रखना, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को कॉन्सेंट्रेशन से कंपेयर करता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट तो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली होगा, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट जितने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्स में होता है, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होता है ना, क्योंकि माइनस में जा रहा है, तो इसको ज़्यादा नहीं बोलोगे ना कि बढ़ रहा है, क्लियर है। तो ये वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बोलूँ कॉन्सेंट्रेशन से तो डायरेक्टली है, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा पार्टिकल का उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा पार्टिकल्स का उतना कम होता जाता है ना फ्रीजिंग पॉइंट। तो बात सही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सही है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट बोलूँ तो इन्वर्स में है ना, डायरेक्टली इन्वर्सली की बात करूँ तो। समझ गए ये चीज़, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा, क्लियर है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, डिप्रेशन मतलब गैप उतना बढ़ेगा ना, तो गैप की बात करूँ तो डायरेक्टली है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ तो इन्वर्सली है, क्लियर। पता नहीं कितना क्लियर हुआ है। ऑल द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इंक्रीजेस विद द कॉन्सेंट्रेशन, उसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी इंक्रीजेस विद द कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब चेंज, कितना डिप्रेस हो रहा है। देखो, या तो मैं बोलूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। समझे पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। चेंज तो डायरेक्टली होगा, इफ डिफरेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आता है ना, सब बता दिया। मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ज़्यादा डिप्रेशन कब आएगा, जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, व्हेन मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर एडेड, ठीक है। अगला, इसी चीज़ को मैंने थोड़ा और समराइज करके इधर लिखा है। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के साथ मैंने 2 और नई चीज़ें लिखी है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये 2 अलग अलग होता है, क्वालिटेटिव में नहीं आ रहा है, बट मैंने साथ में लिखा है ताकि तुमको कंपेयर्ड रहे, या रटने वाली चीज़ बोलो, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, 4 क्वालिटेटिव है, प्लस बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ये सब चीज़ें बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट वो अलग होता है, मतलब देखो ये भी क्वालिटेटिव में नहीं आता, बट वो बढ़ रहा है इसीलिए मैंने साथ में लिखी चीज़ें। और फ्रीजिंग
फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्स होता है कॉन्सेंट्रेशन के। अगर सिर्फ देता है ना फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, गलत बात है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है। ये बोल रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज करेंगे पॉइंट्स अगर ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है, ये याद रखोगे, ठीक है। अब उसी चीज को थोड़ा, क्योंकि अपन कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग और बॉइलिंग में, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग और फ्रीजिंग में, तो उनको वापस से एलिवेशन इन बॉइलिंग हो चाहे नॉर्मल बॉइलिंग हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, लेकिन सिर्फ फ्रीजिंग इन्वर्सली है। उसी चीज़ को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से लिख दिया ताकि तुम गलत ना करो, और इतनी बार बोल रहा हूँ फिर भी गलत करते हो तो तुम लोग गधे हो, ठीक है। सही में इतने अच्छे से बता दिया है। मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, सेम ही लगते थे, फ्रीजिंग डिप्रेशन क्या ही फ़र्क है, बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग क्या ही फ़र्क है, सेम ही तो है सब। ये बढ़ रहा तो ये बढ़ना चाहिए, घट रहा तो घटना चाहिए। जब वो स्टेटमेंट देता है ना बहुत कन्फ्यूजन होता है और गलत जाते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन के, देखो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर कम होगा। और जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, वेपर प्रेशर का भी अगर करना है तो वो कर सकता है, जो वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली है, क्वालिटेटिव चारों बढ़ती है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं सब, ठीक है। वेपर प्रेशर का भी ये है सेम, ठीक है। वेपर प्रेशर अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ तो वेपर प्रेशर कम होता है ना, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली है। वो जो गैप देख रहे हैं ना, गैप तो बढ़ेगा ना, पहले कितना उड़ रहा था बाद में कितना उड़ रहा था, तो गैप बढ़ रहा है बस। तो गैप डायरेक्टली होता है। और ओरिजिनल वेपर प्रेशर की बात करूं तो वो इन्वर्सली है, वो भी ऐड कर लेना इसके साथ तुम पॉइंट। फ्रीजिंग के साथ मैंने फ्रीजिंग का लिख दिया, बॉइलिंग के साथ मैंने बॉइलिंग का लिख दिया, वेपर के साथ वेपर का लिख देता हूं तुम लोग को लिखना हो तो, ठीक है। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इनवर्सली, ये है डायरेक्टली, सॉरी ये डायरेक्टली है। चलो रिलेटिव ये हो गया, ये ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर कम होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि वो गैप बढ़ता है। समझ में आया ना? देखो जब सॉल्यूट ऐड नहीं किया था तो वेपर ज़्यादा उड़ रही थी, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा था। सॉल्यूट ऐड करने पे वो वेपर कम उड़ रही है, तो पहले मैं बोल रहा था कि वेपर प्रेशर 100 था, सॉल्यूट ऐड करने पे वो वेपर प्रेशर कितना हो गया, मैं बोल रहा हूँ 40 हो गया। तो जो गैप बढ़ा है ना, या फिर मैंने बोला है कि ओरिजिनल 100 था, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन मिलाया तो 80 रह गया, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो 40 तक पहुँच गया हो। तो गैप तो बढ़ रहा है ना 80 और 100 का, और फिर 80 और 40 का, तो गैप बढ़ रहा है, वो डायरेक्टली है। तो रिलेटिव लोअरिंग डायरेक्टली होता है कॉन्सेंट्रेशन के, लेकिन सिर्फ वेपर प्रेशर बोलूँ तो इन्वर्सली होता है। वैसे ही बॉइलिंग का भी है, वैसे ही सॉरी सेम इसके जैसा है फ्रीजिंग का, लेकिन बॉइलिंग का ऐसा नहीं है। बॉइलिंग में बॉइलिंग भी बढ़ता है और एलिवेशन इन बॉइलिंग भी बढ़ता है। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे अपनी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है, कौन सी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बचती है अपनी, वो पढ़ते हैं अब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलो। हाँ, ऑस्मोटिक थोड़ा छोटा है, कम। चलो पढ़ना शुरू करें। इतनी देर से मजाक कर रहे थे, ढंग से बैठ बैठा। आदर्श घर भाई, तेरे को पढ़ना नहीं रहता, जब देखो तब बातें करता है भाई। हाँ, नाम तेरा ही है ना, पूरा नाम लिया था फिर भी पूछ रहा है। मैं जब देखो तब बातें करते हुए दिखता है तुम। चलो बाकी सारे इधर है ना। चलो चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं आप, कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपन पढ़ के आ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ लिए।
थ्योरी में जितने पॉइंट्स चाहिए होते सारे लिख लिए हैं, बस एक बार और रिवाइज कर लेना अच्छे से तो हो जाएगा अपना काम, ठीक है। फिर क्वेश्चंस इसके बाद करेंगे। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। लेकिन दो नाम अपने को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं जो एक साथ आते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो पहले दो नाम क्लियर कर लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर एक बार जब समझ में आ जाएगा कि ये दो क्या होते हैं, तब ऑस्मोटिक प्रेशर समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। क्लियर है? चलो, तो अपन कॉन्सेंट्रेशन मतलब समझते हो ना, बेसिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बीकर लिया है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी के अंदर मैंने कुछ 10 डॉट बना दिए, छोटे छोटे सॉल्यूट के डॉट्स बनाए। पानी क्या है, सॉल्वेंट है, उसके अंदर जो डॉट्स बना रहा हूँ वो क्या है, सॉल्यूट है। तो कॉन्सेंट्रेशन पर mm³ या पर उसमें वॉल्यूम में डिफाइन होगा या पर लीटर में। अगर मोलरिटी से कॉन्सेंट्रेशन को लूँ तो 1 लीटर के अंदर कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं। समझ गए चीज़? समझाया था वैसे पहले। बुरी आदत है तुम लोगों की, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मान लो कुछ पार्टिकल्स तैर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट के, ये जी समझे। अब मैं बोल रहा हूँ कि 1 लीटर के अंदर कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, यही तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है। क्योंकि जब मोलरिटी पढ़ा रहा था तो बताया था ना, कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी, एक्टिव मास और वो डब्बा, ये सब सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर 1 लीटर वॉल्यूम में अगर एक डेफिनेशन देना हो तो, या फिर कितने में कितने मोल। समझ गए चीज़? तो कितने मोल 1 लीटर के लिए अगर बात करूँ तो मैं, वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसमें जितने ज़्यादा गोले आएंगे उतने ज़्यादा गाढ़ा है, उतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, उतने ज़्यादा डॉट। मतलब सीधे बैठो बेटा, थर्ड बेंच दोनों। ये समझ गया कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब मैंने ऐसे ही 2 अलग अलग सॉल्यूशन लिए, मतलब एक बीकर में एक बीच में प्लेट लगा दी, ठीक है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया दो, ठीक है। अब ये जो प्लेट्स है ना, चलो हाँ, ये जो 2 प्लेट्स लगाई मैंने, एक इसमें और एक उसमें, ठीक है। एक पहली जो प्लेट है वो परमिएबल है। परमिएबल का मतलब होता है दोनों साइड अलाउ करती है, इस साइड से इस साइड भी और इस साइड से इस साइड भी अलाउ करती है सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट। उसको क्या बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मैंने या तो सीधा मेम्ब्रेन लिखा है, क्या बोलता है, परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब आधा, तो वो कोई एक ही चीज़ को अलाउ कर पाएगी, ठीक है। और एक चीज़ कौन सी अलाउ करती है, सॉल्वेंट को, ठीक है। और एक होती है अलग सिलेक्टिव परमिएबल, वो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है कि हाँ, वो अपने हिसाब से चूज़ करेगी कि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ का मेंटेन रखना है नहीं रखना है, उसके हिसाब से। तो सिलेक्टिव परमिएबल तो अपनी सेल वॉल की मेम्ब्रेन है, मतलब सेल की मेम्ब्रेन है, वो हटा दो। अपन यहाँ कौन कौन से पढ़ रहे हैं, परमिएबल और सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं। परमिएबल हर चीज़ का मूवमेंट करेगी इधर उधर, सेमी परमिएबल सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट कर सकती है, और सिलेक्टिव दोनों का कर सकती है बट बाय चॉइस, ठीक है। बाय चॉइस करती है कि जिधर ज़्यादा होगा उधर से उधर, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अपने यहाँ पे वो है ही नहीं अभी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जब भी डिफाइन करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम डिफ्यूजन को अपन किस चीज़ से रिलेट करके रखते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल से। ये चीज़ अपन ने पढ़ी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगरबत्ती जलाई, ये एयर से रूम भरा हुआ है, यहाँ पे अगर अगरबत्ती जलाई तो वही अगरबत्ती की स्मेल बाहर कॉरिडोर में भी आएगी। तो डिफ्यूजन किसका हुआ, अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स उड़ रहे थे वो उनका हुआ ना, मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल का हुआ। तो यही चीज़ डिफ्यूजन में बोलते हैं ना अपन। अभी क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ ना, तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, क्लियर है। लेकिन ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है। ऑस्मोसिस कभी ऐसे देखा है कि मैंने अगरबत्ती जलाए हुए बोल रहा हूँ ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम पानी को लेके बोलते हैं अपन। आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, पानी, वर्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं थोड़े। आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ये वर्ड्स कनेक्ट हुए हैं। तो पानी को लेके ऑस्मोसिस वर्ड यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और कभी भी ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में या कहीं भी ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स को लेके जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो डिफ्यूजन है, ठीक है। अगरबत्ती वाला एग्जांपल बेस्ट है, ठीक है। या फिर मान लो ये रूम पूरे छोटे छोटे बॉल से भरा है, वो स्पॉन्ज वाली बॉल आती है ना, येलो कलर की क्रिकेट बॉल 10-15 रुपए वाली,
ठीक है। तो उससे पूरा रूम भरा है और बाजू वाला रूम पूरा खाली है। जैसे मैं गेट ओपन करूँगा सारी बॉल्स उधर चली जाएगी ना, सारी नहीं मतलब जब तक थोड़ा बैलेंस नहीं आ जाए दोनों में तब तक जाएगी, ठीक है। तो कौन सी चीज़ अभी, और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। तो कौन सी चीज़ जा रही है, सॉल्यूट के पार्टिकल जा रहे हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिफ्यूजन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को लेके बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन सेकंड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में ये वाली चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 बीकर रखे, एक साइड प्योर पानी का भरा हुआ रखा है, ठीक है, एक साइड नमक के पानी का भरा हुआ रखा है। नमक के पानी मतलब नमक सॉल्यूट हो गया ना, उसमें घोल रखा है। तो इस साइड वाले जो है वो क्या है, नमक के पानी का बीकर है, इस साइड जो है वो कौन सा है, प्योर पानी का बीकर है। दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, बस वो पाइप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा, पाइप के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि पानी प्योर वाले से इधर जाएगा कि नमक वाले से इधर जाएगा, और लेवल बराबर रखा है ना, ऐसा नहीं है कि ये बहुत भर दिया और ये कम भरा है। अगर ऐसा होगा तो फिर तो वेट की वजह से ये इधर आएगा, लेवल ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो पानी नमक में जाएगा कि नमक वाले से कोई चीज़ इधर आएगी, पानी नमक वाली साइड जाएगा ना, क्योंकि ये भी वर्ड सुना होगा कि हमेशा नमक पानी को खींचता है। कहीं भी यहाँ नमक भी रख दूँ वहाँ, तो एटमॉस्फेयर में जितनी उमस होगी वो खींच लेता है ना नमक, इसीलिए बारिश के टाइम पे नमक गीला हो जाता है रखे रखे भी। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितने उमस के छोटे छोटे पार्टिकल है, वाटर ड्रॉपलेट जो है उड़ रहे हैं, उनको वो खींच लेता है। तो नमक हमेशा पानी को अपने साथ खींचता है, इसीलिए बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर वालों को बोलते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक जितना ज़्यादा बॉडी में रहेगा उतना ज़्यादा पानी उसके साथ साथ इकट्ठा रहेगा। पानी ज़्यादा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ये चीज़ समझ में आती है। तो एक पॉइंट यहाँ से मेरे को याद करवाना है कि नमक पानी खींचता है, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर मैं 2 बीकर रख रहा हूँ, एक प्योर पानी का एक नमक वाले पानी का, और कनेक्ट कर दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाली ट्यूब से, तो पानी किधर से किधर जाएगा, अच्छा हाँ नहीं बैठो, चलो सुनो तुम लोग। हाँ, पानी किधर से किधर जाएगा, प्योर ये नमक वाला पानी है, ये प्योर पानी है, ये प्योर नमक वाला पानी था, प्योर पानी था। तो प्योर पानी से पानी के मॉलिक्यूल्स नमक वाली साइड जाएंगे, और वो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इस साइड 1 लीटर के अंदर डॉट्स बहुत सारे थे, इस साइड 1 लीटर के अंदर कोई डॉट वगैरह ऐसे कुछ थे नहीं, समझ गया ना ये चीज़। तो इस साइड जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स 1 लीटर में कुछ भी नहीं है, इस साइड बहुत ज़्यादा थे, तो इस साइड वो कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए जा रहे हैं। पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो 1 लीटर के अंदर से सॉल्यूट के पार्टिकल अब कम दिखेंगे ना, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा इधर। ये चीज़ समझ में आई, बस वही चीज़ मैंने बोर्ड पे बना के लिख रखी है, समझा देता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ आया समझ में। सिंपल सी भाषा में बोलो तो डिफ्यूजन में सॉल्यूट पार्टिकल मूवमेंट करते हैं और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है, बात खत्म। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगती है, डिफ्यूजन में परमेबल मेम्ब्रेन या नॉर्मल मेम्ब्रेन लगती है, बस ये 2 डिफरेंस है। डिफ्यूजन फ्लो विद रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट, सॉल्यूट मूव करेगा तो क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस फ्लो विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और उसके साथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये 2 कंडीशन इसके लिए ज़रूरी है, ये समझ गए। अब जो ये चीज़ें होती है ना मूवमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम नेट मूवमेंट बोलते हैं कि इधर से इधर भी जाता है, इधर से इधर भी जाती है, लेकिन ज़्यादा जो अमाउंट में जा रहा है उसको लेके अपन ने डेफिनेशंस दी है। ज़्यादा सॉल्यूट जाता है इसीलिए डिफ्यूजन ऐसे रखा है, और ज़्यादा सॉल्वेंट जाता है इसीलिए इसको ऐसे रखा है। क्लियर है, चलो। अब देखो जो ऑस्मोसिस हो रही है ना, मान लो मैं बोल रहा हूँ ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है इधर प्योर वाले से नमक वाले में, तो मैं नमक वाली साइड इतना प्रेशर लगा दूं कि ये पानी इधर ना आ पाए। ये पानी इधर से इधर आ रहा था, मैं यहाँ पे इतना प्रेशर लगाऊं कि ये पानी इधर ही रह जाए, आ ही नहीं पाए, भले इधर नमक है। तो उस अप्लाइड प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको डिनोट करते हैं पाई से। समझ में आया कुछ ठीक है। तो प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, और डिनोट कहाँ से करते हैं, पाई से। ये डायग्राम से समझ लेंगे, ये वाला डायग्राम उसका क्लियर है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस C1 C2, C कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी वाला पोर्शन, ठीक है। C1 ज़्यादा है इस साइड, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस साइड कम है, C1 ज़्यादा है C2 कम है, ठीक है। सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2। अब देखो डिफ्यूजन में
मैंने क्या बोला, सॉल्यूट सॉल्वेंट। अपन ने मेन डिफ्यूजन को किससे डिनोट किया है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल से। और बोला क्या था मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले कि पार्टिकल का मूवमेंट दोनों का ही होता है, लेकिन ज़्यादा किससे लेके अपन देखते हैं, सॉल्यूट से। तो इधर सॉल्यूट भी मूव करता है इधर से इधर, और सॉल्वेंट भी इधर से इधर करता है। देखो C1 ज़्यादा है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा है, मतलब कोई भी चीज़ इधर जो रखी है वो गाढ़ी है, इधर जो चीज़ रखी है वो इतनी गाढ़ी नहीं है, पानी है। इधर पानी रखा है, इधर कोई गाढ़ी चीज़ रखी है, तो पानी गाढ़ी चीज़ में आके उसको भी डाइल्यूट करेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि इधर से पानी उधर जा रहा है और गाढ़ा होने लग जाएगा, ये प्रोसेस तो नहीं होती। ठीक है, तो पानी इधर आएगा, तो पानी इधर आया सॉल्वेंट, और कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के भी इधर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी मेम्ब्रेन कैसी है, परमिएबल है ना, तो अलाउ करेगी। बट जो मेजॉरिटी अपन देखते हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल को देखते हैं कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, बट पानी इधर से इधर भी आएगा और सॉल्यूट पार्टिकल इधर से इधर भी जाएंगे, तो हो दोनों चीज़ रही है। तो तुम ये नहीं बोलोगे कि इसकी वजह से तुमने ऑस्मोसिस बोल दिया और इसकी वजह से डिफ्यूजन बोल दिया, हो दोनों रहा है। मेन प्रायोरिटी अपन ने सॉल्यूट पार्टिकल को दी है कि अगर इस साइड सॉल्यूट पार्टिकल है, इस साइड नहीं है, तो ठीक है, और इस साइड बहुत कम थे ये, तो पार्टिकल किधर से किधर जाने चाहिए, ब्लू वाले इधर से इधर ना, ये जो समझ गए। तो बस ये जो पार्टिकल का ट्रांसफर है ये अपना डिफ्यूजन, क्लियर है। ठीक है, अब उसमें वही लिखा है सॉल्यूट पहले वाले में एक्सिस है, सॉल्वेंट सेकंड वाले में एक्सिस है, ज़्यादा है, मतलब इसमें पानी भरा है, इसमें पार्टिकल के साथ सारी चीज़ें, क्लियर। अगला ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में भी इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उधर कॉन्सेंट्रेशन कम है। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है, पानी तो दोनों साइड है, बस इधर सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा है। ठीक है, इधर पानी इधर भी है, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल कम है। तो ऑस्मोसिस वर्ड में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से सिर्फ मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट किधर से किधर मूव करता है, जिधर ज़्यादा पार्टिकल हो तो उस साइड चलने लगता है ना। ठीक है, तो है ये भी वही चीज़ कि इस साइड ज़्यादा गोले बना रखे हैं मैंने बहुत सारे, ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, समझ में आई ये चीज़। समझ गया ना बेटा सारे। और इस साइड बस इतने ही है, लेकिन इसमें सेमी परमेबल क्या करता है, सॉल्यूट को तो जाने ही नहीं दे रहा है, तो ये डॉट डॉट ब्लू वाले तो उधर जा नहीं सकते, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को इधर आने का। सॉल्वेंट इधर आएगा तो इसके 1 लीटर में इस कम दिखेंगे ना फिर वो डॉट्स, तो इसीलिए बोला है कि फिर ये और डाइल्यूट हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा थोड़ा कोशिश करेगा वो बराबर होने की। तो ये क्रॉस कर रखा है कि सॉल्यूट इधर से उधर नहीं जा सकता। ठीक है, सॉल्यूट की जो मूवमेंट है इधर से इधर वो नहीं होगी, तो ऑप्शन क्या है, बस फिर सॉल्वेंट आ सकता है। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होना, सॉल्वेंट हायर से लोअर में जा रहा है कि लोअर से हायर में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के हायर से लोअर में जा रहा है, लेकिन कॉन्सेंट सॉल्यूट के टर्म्स में देखूं तो लोअर से हायर में। सॉल्यूट इधर ज़्यादा है, सॉल्यूट उधर कम है, तो सॉल्यूट के टर्म में देखूं तो लोअर से हायर, सॉल्वेंट के टर्म्स में देखूं तो इधर ज़्यादा है तो हायर से लोअर। ठीक है, लेकिन अपन मूवमेंट किसका करवा रहे हैं यहाँ पे, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट के टर्म्स में बोलते हैं कि ऑस्मोसिस को क्या बोलते हैं, हायर से लोअर में जाता है, और इसको सॉल्यूट के टर्म्स में बोलते हैं तो इसका क्या बोलते हैं, ये भी हायर से लोअर है। ठीक है, वो फिर जो भी है देख लेना क्वेश्चन में किसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, सॉल्यूट के टर्म्स में दे रहा है, सॉल्वेंट के टर्म्स में दे रहा है, जिसके टर्म्स में देगा उसको पता कर सकते हो ना, बस फिर उसके हिसाब से देख लेना। ठीक है, चलो ये लिखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एसपीएम करके शॉर्ट में बोलते हैं उसको। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं जाने देती, क्योंकि उनके बीच में जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और इसके पोर बहुत बड़े होते हैं, तो ये अलाउ करता है, ये वो पोर बहुत छोटे तो अलाउ नहीं करता। तो डू नॉट परमिट द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनती कहीं की, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 2 चीज़ें अपने बुक में दी है, सेल्यूलोज एसीटेट और कॉपर फेरोफाइनाइट। क्या दिया है, सेल्यूलोज एसीटेट
और कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला दे तो भी याद रखना, Cu2Fe(CN6). ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जिनसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनती है अपने जो सिलेबस में। क्लियर है? चलो, अब डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में क्लियर है? डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है? नहीं चलो, डिफ्यूजन एक नेट प्रोसेस है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखी है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस का उसके हायर से लोअर में जाना क्या है, डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन मोस्टली सॉलिड पार्टिकल को लेके बोल रहा हूँ, सॉलिड इधर हायर है इधर लो है, तो हायर से लोअर में जाना है इस डिफ्यूजन। ठीक है, ये सब जो भी है, अंटिल कॉन्सेंट्रेशन इज सेम ऑन बोथ साइड, तब तक जाएगा तब तक दोनों साइड ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा बराबर ना हो जाए, तब तक चीज़ें ऐसे इक्विलिब्रियम में चलती रहेगी, इधर से इधर इधर से इधर। क्लियर? ठीक है, अगला आता है ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस समझ गए, अब ऑस्मोसिस से आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिक तो बता दिया है ना कि इधर कितना प्रेशर लगाऊं कि ऑस्मोसिस करना बंद कर दे, ये होता है। ठीक है, द नेट मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोमेंट ही होता है ना इसमें ऑस्मोसिस में, तो नेट मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, वो सॉल्वेंट था प्योर, इधर सॉल्यूट भी है तो सॉल्यूशन बोलूँगा, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड जो मूवमेंट हो रहा है कैन बी स्टॉप्ड, वो रोकना है मेरे को। जो पानी इधर से ये इधर आ रहा है इसको रोकना है, तो यहाँ पे मेरे को एक प्रेशर लगाना पड़ेगा कि ये पानी इधर ही रह जाए, यहाँ ना आ पाए। तो वही लिखा है, द नेट मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को बोल रहा है वो, उधर से इधर आना, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन साइड। समझ में आया? ठीक है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, डिनोट करते हैं पाई से, या फिर बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप द ऑस्मोसिस। क्लियर? अब उसी को डायग्राम से समझ लो। देखो, इधर प्योर पानी है सॉल्वेंट, इधर पार्टिकल के साथ था तो सॉल्यूशन, समझ गए? ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम, यहाँ पे जो भी प्रेशर लग रहा होगा वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना। ठीक है, इस साइड जो प्रेशर लग रहा है नॉर्मल एटमॉस्फेयर का तो हो गई सही, लेकिन जो इधर से इधर ऑस्मोसिस हो रही है उसको रोकने के लिए मेरे को यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जो मैं अप्लाई करूँगा ताकि ये इधर से इधर ना आ पाए। समझ गए? तो ये जो पानी इधर से इधर आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई होने पे वो वहीं रुक जाएगा, तो ऑस्मोसिस नहीं हो रही है। और बहुत ज़्यादा अप्लाई करूँगा तो इधर से फिर उधर जाने लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो, इधर से इधर ऑस्मोसिस हो रहा है, इतना अप्लाई कर दूँ कि रुक जाए, तो उसको क्या बोलूँगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करूँगा कि इधर जो पानी था, सॉल्यूशन में भी तो पानी होगा ना, वो और इधर जाने लग गया, तो क्या बोल दूँगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इधर से इधर होता है, सॉल्यूशन से उधर जाने लग गया तो रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि आरओ में यूज़ होता है। ठीक है, आरओ बोलते हैं ना, आरओ फार्मूला ही होता है। अरे आरओ लिखा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, पानी को फिल्टर करने के लिए। हाँ, देखो, पानी मान लो कोई बहुत गंदगी के साथ आ रहा है, ठीक है, गंदगी मतलब क्या होगा, उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल है, तो उस सॉल्यूट पार्टिकल, मेरे पास इतना सारा कुछ पानी आया है, उसमें बहुत सारा कचरा है, तैर रहा है। अब मेरे को चाहिए कि ये कचरा इधर ही रह जाए और मेरे को सिर्फ इसमें से अच्छा वाला पानी चाहिए, तो ये कचरे वाला पानी है, मेरे को अच्छा वाला पानी चाहिए, तो मैं इधर क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस इतना प्रेशर लगाऊंगा कि वो सिर्फ पानी पानी उसमें से अलग हो जाएगा छन के। अगर ऐसे मैं नहीं कर सकता कि सीधा कचरा ऐसे उठा लिया, तो वो जो पार्टिकल आंखों से नहीं दिख रहे वो तो रहेंगे ना। तो ये मेम्ब्रेन इतनी पतली होती है कि सिर्फ पानी को जाने देती है, कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को जाने ही नहीं देगी। तो इधर इतना प्रेशर लगाऊंगा कि इधर जो पानी था कचरे के साथ, उसमें से सिर्फ पानी इधर जा पाए, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। ये आरओ में यूज होता है। क्लियर है? ठीक है, पाई डायरेक्ट, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन के। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। तो ये टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है ना, पानी ठंडा वगैरह में जो भी है। ठीक है, ये हो गया। और डायरेक्टली हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है आर, तो MOT तो रहेगा और कांस्टेंट क्या है, आर। आर यहाँ पे सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूट सॉल्वेंट ये है, तो सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सेम होती है गैस कांस्टेंट के बराबर, सिर्फ नाम अलग है।
समझ गए चीज़, नाम अलग है लेकिन वैल्यू किसके बराबर है, गैस कांस्टेंट 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है वो। और लीटर एटमॉस्फेयर क्यों, क्योंकि पानी की बात कर रहे हैं तो लीटर में रखा है उसने वो यूनिट, ठीक है। पाई इज इक्वल टू MRT बोलते हैं या फिर CRT। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ही मोलरिटी है, तो वो MRT लिखूँ या फिर CRT लिखूँ, एक ही बात है। क्लियर है, ये हो गया। मोलरिटी होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लिखा है। पाई क्या होता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM के अलग अलग कन्वर्जन्स के यूनिट लिखे हैं, और एक बार भी वही प्रेशर की है तो किस में कन्वर्ट कर रहा है, किसका पूछ रहा है, तो ये सब पता होना चाहिए। क्या 1 बार इज इक्वल टू 1 ATM, नहीं इतना ATM। अब वो फिर वैल्यू ऑप्शन कैसे आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत पॉइंट में दे रखे हैं कि 23 पॉइंट कुछ, 23 पॉइंट कुछ, तो फिर एग्जैक्ट 0.9 ही रखोगे, वरना 0.9 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सी मेथड से डिफाइन करते हैं, 12th में पढ़ते हैं, आता भी एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट को ही नाम दिया है बर्कले एंड हार्टलेस मेथड, या फिर इसमें वो थोड़ा कुछ एक आलू का स्लाइस लेके लगाता है, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट है, सुना था। आलू का स्लाइस ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करता है, नहीं सुना, 12th में था है, ठीक है। तो बर्कले एंड हार्टले मेथड पूछा जाता है, ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटली कहीं से ये होता है, बर्कले एंड हार्टले मेथड याद होना चाहिए, ठीक है। सुनो इधर अपने ब्लड में कितना सॉल्ट होता है, 0.91%, 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन ब्लड। तो जो भी अपने को वो बॉटल्स चढ़ती ना, बीमार होते हैं और कभी NF की, नॉर्मल सलाइन की, तो उसमें जो नमक होता है, हमेशा बोलते हैं, पता है, सुना कि नमक होता है उसमें, तो कितना होता है, 0.91%। और इतना ही क्यों होता है, क्योंकि अपने ब्लड में भी इतना ही, तो सेम चीज़ सेम में जाएगी तो एक्सेप्टेड रहेगी ना। पता चला इधर कम इधर ज़्यादा है तो फिर बहुत इधर की चीज़ें इधर, इधर की चीज़ें इधर ट्रांसफ़र होती रहेगी, कुछ भी हो जाएगा। और सेम में सेम चीज़ें मिक्स हो सकती है, तो इसमें जो नमक का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बॉटल में, और जो अपने ब्लड में है सेम होता है नॉर्मल कंडीशंस में, अनटिल अनलेस कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नमक नहीं खा रहा हो ऐसा कुछ, और बहुत खा भी रहा होगा तो बॉडी बाहर फेंक देती है, लिमिट में ही रखेगी ब्लड के अंदर, ठीक है। तो 0.91% पूछा जाता है कि ब्लड में नमक का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, ठीक है। आइसोटोनिक मतलब सेम सेम, कि ह्यूमन ब्लड और जो बॉटल होती है उसका आइसोटोनिक होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है। जब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ HDG लिखते हैं, वो देख लेना, बस फॉर्मूला आ जाए कभी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, HDG। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है HDG। यहाँ का एक्सपेरिमेंट है नहीं बट याद होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया, चले जाओ सारे इधर ध्यान दे लो, ठीक है। 5 मिनट का और बचा है, समझ के चले जाओ, ठीक है। चलो देखो, अपन ने ऑस्मोसिस समझ लिया, डिफ्यूजन समझ लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है समझ लिया। वहाँ से मैंने समझा तो दिया था रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। एक लिमिट से भी ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो सिर्फ पानी पानी इधर आने लग जाएगा, सॉल्यूट वहीं रह जाएगा, इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस 2 जगह यूज़ करते हैं, एक तो RO का नाम ही है ना, RO, ठीक है। RO का फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म ही RO है, और वो RO को जब डिकोड करोगे तो उसका नाम ही है रिवर्स ऑस्मोसिस। है ना, घर में RO लगवा लो, घर में रिवर्स ऑस्मोसिस लगवा लो, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझ लिया, ठीक है। हाँ, मतलब वो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते हैं, RO का नाम ही है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो देखो पानी एक लिमिटेड, देखो अगर ज़मीन से निकाल रहे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ, वैसे तो ज़मीन का पानी बेस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग बोलते हैं बाकी जो भी है कंपनी वाले, इसकी पानी अगर गंदा आता है घर में इधर उधर से तो RO लगवा लोगे तो प्योर करके दे देगा पानी को, ठीक है, ऐसा रहता है। या फिर पीने वाला जो पानी है ना, ड्रिंकिंग, वो ज़मीन में कम है, लेकिन समुद्र का पानी तो बहुत है ना, अच्छे खासा अमाउंट में। तो जो ज़मीन के अंदर पीने वाला पानी वो अगर कम हो जाता है किसी रीज़न से या नहीं मिल पाता है, तो समुद्र के पानी को अपन डायरेक्ट तो नहीं पी सकते हैं, डेथ हो जाती है, ठीक है, एक ज़्यादा कुछ बहुत पी लोगे तो, ठीक है। तो समुद्र का पानी ऐसे डायरेक्ट नहीं पी पाओगे क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत हाई अमाउंट में, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उस पानी में से सॉल्ट हटा के तो पी सकते हैं ना,
तो सॉल्ट कैसे हटा पाएंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस से। जैसे उधर वाला बीकर बनाया था उसमें समुद्र का पानी डाल दो और रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए प्रेशर लगाऊंगा तो सिर्फ पानी पानी इधर आएगा, एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो नमक उधर ही रह जाएगा, प्योर पानी इधर आ जाएगा। तो मिल गया ना समुद्र के पानी से ओरिजिनल पानी। ठीक है, तो वही लिखा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ क्या है? यूज फॉर डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन मतलब समुद्र के पानी से नॉर्मल पानी करना या फिर खारे पानी से नॉर्मल पानी में बनाना, उसको बोलते हैं डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर टू गेट फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर है रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज? चलो, अब जो अपने डाइल्यूशन पहले पढ़े थे, डाइल्यूशन थ्योरी, मिक्सिंग थ्योरी, ये वो, ठीक है, वो सब बस वैसे ही कुछ यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आता है। जो लिखा है वो पढ़ के समझा देता हूँ, अगर आता है तो ठीक, वरना चांस नहीं है कि यहाँ से आता है। क्लियर है? वेंटॉफ फैक्टर अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वेंटॉफ थ्योरी फॉर डाइल्यूशन वेंटॉफ ने दिया होगा इसीलिए बस। ठीक है, बाकी यहाँ वेंटॉफ लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वेंटॉफ थ्योरी फॉर डाइल्यूशन सॉल्यूशन, अपन गैसियस सब्सटेंस वाला एक चैप्टर था पहले, या अभी तो हटा दिया, वहाँ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल-लुसाक लॉ, ये 3 लॉ पढ़ते थे। फिजिक्स में तो अभी भी है, वहाँ पढ़ोगे। तो बॉयल्स वाले लॉ ने क्या बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, गैल-लुसाक वाले ने बोला था वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और एक और जो बचा था उसने बोला था प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ 2 लॉज लिखे हैं। कौन सा? वेंटॉफ ने किसको समझाया? बॉयल्स से समझाया। बॉयल बोलता है टेम्परेचर कांस्टेंट, और ये जो अपनी इक्वेशन होती है ना PV = nRT, वही प्रूव करने के लिए 3 लॉज लगते हैं फाइनली। ठीक है, तो इन्होंने बोला था प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, आर कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ लिखी और PV = कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट, तो PV क्या कर दिया इन्होंने? कांस्टेंट दिया पाई। P क्या अपना भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर को इस टर्म में लिखूँगा तो पाई V कांस्टेंट, तो पाई V कांस्टेंट बॉयल्स का वेंटॉफ लॉ, पाई V कांस्टेंट। ठीक है, सेम चीज़ें, कुछ है नहीं अलग। प्रेशर टेम्परेचर लॉ उसी का, गैल-लुसाक वेंटॉफ लॉ, गैल-लुसाक दिया था वेंटॉफ वाले ने, ऐसा बस। इसमें इसने बोला था कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूँगा तो बचा क्या मेरे पास? कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, तो कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नीचे रह गया तो इसको कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, प्रेशर को पाई लिख सकता हूँ, तो पाई/T = कांस्टेंट हो गया। समझ रहे हो? वही सेम चीज़ें यार, फालतू किया। अब इन जब 2 लॉज को मिलाएंगे तो PV = nRT आएगा। PV = nRT को जब तुम ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे तो पाई-V = CRT आ जाएगा। कुछ फर्क नहीं है, समझ गया ना? तो PV = n नंबर ऑफ मोल था, R बोला था गैस होता है तो गैस कांस्टेंट लेते हैं, अपन ने यहाँ पे क्या लिया था? सॉल्वेंट कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट बोला था, तो उसको इसने बस S से डिनोट कर दिया है। कांस्टेंट वही है, मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट, और TT है, तो PV = nRT ही है, ये कुछ अलग नहीं है, बस उसको लिखने का तरीका अलग कर दिया। सॉल्यूशन के लिए उसने लिखने को तरीका अलग कर दिया है बस। ये है, ये है, सब सेम ही है। R की वैल्यू तो सेम ही होती ना, 0.021 लीटर एटमॉस्फेयर वाली, बस TT है, ये सब सेम ही है। क्लियर है? तो कभी ऐसा आता भी है कि इसके टर्म्स में बताओ, पाई की टर्म्स में तो फॉर्मूले सेम होते हैं, बस पाई रखना होता है। क्लियर है? प्रेशर की जगह पाई रख देते हो। अब इधर अब ये 2 चीज़ें और है कि कौन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, और ये वाली चीज़ें। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन 2 सॉल्यूट्स आर मिक्स्ड इन सेम सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूट को सेम सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? जैसे आ रहे उधर पढ़ा था ना अपन ने कि डाइल्यूट कर रहे थे, एक था मिक्सिंग लॉ, एक डाइल्यूशन लॉ, तो ये भाई बोल रहा है कि 2 अलग अलग सॉल्यूट को मिक्स किया एक सेम सॉल्यूशन में, 2 को एक सेम में मिक्स किया, तो फार्मूला क्या लगता है? PV = nRT है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक सॉल्यूशन था, उसमें कुछ एक चीज़ मिक्स की और एक दूसरी चीज़ मिक्स की है, यही बोला है ना। व्हेन 2 सॉल्यूट A and B आर मिक्सड इन द सेम सॉल्यूशन, तो इसके अंदर A के भी बहुत सारे पार्टिकल घूमते हुए दिखेंगे, B के भी दिखेंगे। समझ गए चीज़? तो जो ओवरऑल सारी चीज़ें इसका प्रेशर आएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता है ना, कहाँ से हैं, कैसे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो पार्टिकल पहले मान लो इसके 5 आ रहे, इसके 10 आ रहे, तो टोटल 15 हो गए ना।
तो पीवी इजगल टू एनआरटी है, लेकिन अब एन कितने हो गए, दोनों का जोड़ दूंगा बस, तो 5 + 10 15। तो अगर ऐसा बोलता है कि सेम सॉल्यूशन में दो अलग अलग को मिक्स करते हैं तो फाइनल वो क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ, तो पी वी इज इक्वल टू N1 + N2 इंटू आर टी ओ एफ टी लिखते हैं। आर की वैल्यू ही लिखी जाती है एफ की जगह, कुछ अलग नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अगला, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्वेंट बट डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर आर मिक्स। दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा है यहाँ और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है। ठीक है। इस वर्ड से याद रख लेना रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वाली चीजें रहती ना कि फाइनल वाला कितना है, जैसे m1v1 + m2v2 = mr इंटू टोटल वॉल्यूम, यही था। तो बस वही यहाँ पे कर रखा है। π1v1 pv जो है अपना pv = nRT है, तो p1v1 + p2v2 = p फाइनल इंटू टोटल वॉल्यूम, ये उसके जैसे है ना। m1v1 + m2v2 = m रिजल्टेंट इंटू v1 + v2, बस वैसे ही है। वो दो अलग अलग फॉर्म में लिख के दे रहा है बस। क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दो अलग अलग है, उनको मिक्स किया तो क्या होगा, तो क्वेश्चन कैसा आएगा, रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करो कब, व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ सेम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सेम है कि दोनों ही पानी है, ठीक है, बट डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट कब होगा, जब अलग अलग सॉल्यूट ऐड कर रखा होगा या अलग अलग वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो तब ये वाला फॉर्मूला लगा देना। और अगर ये पूछे मिक्स करने वाला कि दो अलग अलग को सेम में मिक्स किया, तो ये लगाओगे, और दो अलग अलग को ही मिक्स किया है एक बड़े बीकर में, समझ गए? तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी कि ये पूरे सॉल्वेंट को मिक्स किया और उसमें सॉल्यूट को मिक्स किया है। तो ये वर्ड याद रखना, इसमें सॉल्यूट को मिक्स किया है और सेम सॉल्वेंट बट डिफरेंट, दो सॉल्यूशन हो सेम सॉल्वेंट, ऐसा कुछ। ठीक है, समझ गए? तो ये दो चीज़ें थोड़ा बहुत याद रख लेना, ज़्यादा काम का नहीं है। अब ये जो दो तीन चीज़ें तुमने बायो में पढ़ी होगी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, सुना है वर्ड्स? देखो, जब भी ये वर्ड आएगा ना, आइसो मतलब सेम सेम, ठीक है, कि इधर देख लो, ठीक है, इन दोनों में कोई सॉल्यूशन मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि दोनों आइसोटोनिक है, तो ना तो चीज़ें इधर से इधर जाएगी, ना चीज़ें इधर से इधर जाएगी। अच्छा, इसको बीकर को ऐसा मत बनाओ, ये अपना सेमी परमेबल वाला वैसा वाला बीकर बना लो, ठीक है। तो ना तो चीज़ें इधर से इधर, ना इधर से इधर, या फिर बोलो कि बराबर जाएगी, जितनी इधर से उधर जा रही है उतनी इधर जाएगी, नेट मूवमेंट 0 होता है, ये बोलते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, नेट मूवमेंट 0 है। तो आइसोटोनिक होता है तो ना तो इधर से इधर, ना इधर से इधर, या फिर दोनों बराबर, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो हाइपर नाम से है ना, हाइपरटोनिक तो गाढ़ा सॉल्यूशन है। कोई भी चीज़ अगर मैं गाढ़े सॉल्यूशन के साथ रखूँगा तो गाढ़ा सॉल्यूशन सामने वाले से पानी खींच लेगा ना। कोई दूसरी चीज़ अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ रख दूँगा तो डाइल्यूट वाला पानी देगा उसको, सामने वाले को। ये समझ में आता है? बस। तो वैसे ही कि अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है कोई दो, तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होंगे, π1 π2, पाई इज इक्वल टू CRT था तो C1 RT C2 RT, RT कॉमन है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपन सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक आता है तो ऐसे फॉर्मूला रख के कर लेना, अगर मोल्स और वॉल्यूम सब कुछ दे रखा हो दो अलग अलग का तो। और अगर π1 वो बोल रहा है कि ज़्यादा है, पहले वाला जो सॉल्यूशन है उसका प्रेशर ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे वाले से, या फिर बोल रहा है पहले वाले का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब इधर जो है इसमें पार्टिकल ज़्यादा है, इसमें पार्टिकल कम है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल जिसमें ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइपरटोनिक, और ये क्या होगा, हाइपोटोनिक। ठीक है, तो वो ये अगर दे देगा कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो क्या बोल दोगे, हाइपरटोनिक, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो हाइपोटोनिक। बस वही लिखा है कि अगर π1 ज़्यादा है π2 से तो सॉल्यूशन 1 जो है 1 वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, और सॉल्यूशन 2 क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। बस इतना यहाँ पे काम का, इससे ज़्यादा अपने को है नहीं, फालतू को लिखवाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए?
इसमें थ्योरी भी कवर हो गई, एक ही फॉर्मूला काम का है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, क्वेश्चन सारे उसी से होंगे बस। और पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अगर इधर से कुछ आता है तो वरना यही है, पाई वी इज इक्वल टू एन एफ टी, ये बोल लो उसको। क्लियर है? चलो यहाँ पे अपनी चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज खत्म होती है, जितनी थ्योरी थी सारी लिखवा दी इधर उधर से मिक्स करके। क्वेश्चन करवाने अब मेरे को अलग अलग वैरायटी के, तो क्वेश्चन अपन कल करते हैं, ठीक है? कल चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के आना, ताकि कल क्वेश्चन करने में इतना दिक्कत ना हो। 4 ही फॉर्मूले अपने पास बस, ठीक है? 4 फॉर्मूले पता है ना क्या क्या है, रिवाइज करके आना, कल लिखवा दूंगा और फिर छोटे छोटे से एक एक लाइन के तो थे यार। चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच।